ये कहकर हकीम साहब कोठरी से निकलकर अपनी बैठक में चले गए। इनके जाते ही मैं भी कोठरी से निकल आया। मैंने इन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और ड्यूटी से होता हुआ बाजार में आ गया। मुंबई शहर में सिखों के कई गुरुद्वारे हैं। एक बड़ा गुरुद्वारा पीला हाउस के पास भी है, जिसके साथ एक सराय भी है। मैं ट्राम में बैठकर पीला हाउस वाले गुरुद्वारे में आ गया। यहाँ ग्रंथ पाठ हो रहा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिले। वीडियो पसंद आने की सूरत में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। सिख माथा टेके चले जा रहे थे। मैंने भी अंदर जाकर माथा टेका, प्रसाद लिया और सराय में आकर एक अकाली सिख को देखा कि नीली पगड़ी पहने सब्ज कुर्सी लगाए रजिस्टर सामने रखे बैठा था। मैंने जाकर सत श्री अकाल किया और बताया कि दिल्ली से आया हूँ, इतने पैसे नहीं हैं कि किसी होटल में ठहरूं। अकाली सिख ने बेनियाजी से कहा, 50 रुपये लगेंगे सरदार जी, 2 रातें रह सकोगे, धर्मशाला में जगह नहीं है। मैंने इसी वक्त जेब से 50 रुपये निकाल कर अकाली सिख सेवादार के हवाले कर दिए। इसने मुझे एक दूसरे बूढ़े सेवादार के हवाले कर दिया, जो मुझे सराय की एक टूटी फूटी शिकस्ता कोठरी में ले आया। तुम्हारे पास बिस्तर नहीं है संगतू? नहीं महाराज, सेवादार बोला। वाहे गुरु की कृपा हो तुम पर, घर से भाग कर आए हो यहाँ? मैंने कहा, नहीं सरदार जी, अपने भाई को तलाश करने आया था, वो नहीं मिला। 2 रोज और इसे देखूंगा, ना मिला तो चला जाऊंगा। सेवादार कहने लगा, 10 रुपये मुझे दोगे तो बिस्तर ला दूंगा। मैंने इससे भी 10 रुपये दे दिया। वो मेरे लिए एक दरी, सरहाना और चादर ले आया। इसे फर्श पर बिछाकर सो जाना। संडास साथ ही है। बम्बई में बाथरूम को लोग संडास कहते हैं। मैंने वही लंगर में खाना खाया। लंगर के खाने के इन्होंने मुझसे 2 रुपये वसूल कर लिए। दोपहर को कोठरी में पड़कर सो रहा। शाम को मुंह हाथ धोकर धर्मशाला से बाहर निकलकर टहलता टहलता पारसी के बुत के इलाके की तरफ आ गया। यहाँ मुझे एक जगह फुटपाथ पर पब्लिक टेलीफोन का बूथ नजर आया तो दिल में ख्याल पैदा हुआ क्यों ना लैला को फोन किया जाए। ये एक जज्बाती सी ख्वाहिश थी। मैंने सिक्का डालकर नंबर घुमाया तो दूसरी तरफ से किसी मर्द की आवाज़ आई, हेलो। मैंने आगे से कोई बात ना की और फौरन रिसीवर रखकर फ़ोन बंद कर दिया। एकदम ख्याल आया कि यहाँ रोमान लड़ाने नहीं आया। इस किस्म के छोटी छोटी जज्बाती ख्वाहिशात पर काबू पाना भी कमांडो की तरबियत में शामिल होता है। मैं टेलीफोन बूथ से निकलकर सामने मेट्रो सिनेमा वाले फुटपाथ पर आ गया। यहाँ बड़ी फैशनेबल दुकानें थी। 2 एक स्नैक बार भी थे। एक स्नैक बार के करीब से गुजरा तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी, हाय हरनाम। मेरे कदम अपने आप रुक गए। ये किसी लड़की की आवाज़ थी। मैंने देखा कि मेरी ट्रेन वाली साथी लैला स्नैक बार से निकलकर मेरी तरफ मुस्कुराती हुई बढ़ रही थी। इसने तंग जीन और बगैर आस्तीनियों की जैकेट पहन रखी थी। हरनाम, कितना अच्छा हुआ तुम मिल गए। आओ मैं तुम्हें अपनी सहेलियों से मिलाऊं। तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? इससे पहले मैं इसे कोई जवाब देता, वो बड़ी बेतकल्फी से मुझे बाजू से पकड़कर स्नैक बार में ले गई। ये एक छोटा सा साफ सुथरा और चमकीले फर्नीचर वाला स्नैक बार था। लैला की सहेलियां भी मॉडर्न लिबास में थीं और कोई मशरूब पी रही थीं। लैला ने मुस्कुरा कर कहा, माय फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हरनाम सिंह हैं, पंजाब से आए हैं, बम्बई, बड़े स्मार्ट हैं। इज़न्ट? लड़कियों ने हेलो हेलो कहकर मुस्कुराते हुए मेरा खैर मकदम किया। गोलियों से भरा हुआ रिवॉल्वर इस वक्त भी मेरी जैकेट की अंदरूनी जेब में था। मैं वहां रुकना नहीं चाहता था, लेकिन लैला ने ज़बरदस्ती मेरे लिए आइसक्रीम मंगवा ली। फिर एक एक करके हेलो हेलो करती सारी लड़कियां चली गईं। खुदा जाने, शायद वो लैला को अपने बॉयफ्रेंड के साथ गपशप का मौका देना चाहती थी। लैला इस मॉडर्न लिबास में बड़ी खूबसूरत लग रही थी। वो बाजू से बाजू मिलाकर बैठी थी और बोली, क्या तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते हो हरनाम? मैंने ज़रा पीछे खिसकते हुए कहा, क्यों नहीं, क्यों नहीं। फिर तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? वो मुस्कुराते हुए बोली। मैंने कहा, अभी आज ही तो मैं आया हूँ, बस गिराज में भाई साहब के पास गया, खाना खाया और ज़रा सैर को निकला था कि तुमसे मुलाकात होगी। सोचा था कि शाम को तुम्हें फ़ोन करूँगा। लैला ने बिल मंगवाया और पर्स खोलकर नोट निकालते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम मिलके। मेट्रो में बड़ी अच्छी म्यूजिकल फिल्म लगी है, चलो इसका प्रीमियर शो देखते हैं। नहीं नहीं लैला, मुझे एक ज़रूरी काम है। लैला की बेतकल्फी से मुझे खौफ आने लगा था कि खामखा किसी मुश्किल में ना फंस जाऊं, लेकिन
वो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। जहां तक मैंने अंदाजा लगाया, बस वो मेरे साथ थोड़ा सा अच्छा वक्त गुजारना चाहती थी। फिर मैंने भी सोचा कि चलो इसी तरह सिनेमा हॉल में कम से कम 3 घंटे तो गुजर जाएंगे। मैं इसके साथ हो लिया। लैला ने बॉक्स के 2 टिकट लिए और हम 2 सीटर बॉक्स में आकर बैठ गए। फिल्म शुरू हुई तो लैला ने प्यार मोहब्बत की बातें शुरू कर दी। मुझे इनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी जैकेट की अंदरूनी जेब में जो रिवॉल्वर था, मैं नहीं चाहता था कि लैला का हाथ इस तक पहुंचे। मगर बंबई शहर के सिनेमा के बॉक्स इस मामले में काफी बेबाक साबित हो रहे थे। फिर भी मैंने अपने रिवॉल्वर के राज को मुनकशिफ होने से बचा लिया। फिल्म खत्म हुई, हम बाहर निकले तो शाम हो रही थी। सिनेमा की बिल्डिंग और फुटपाथ पर नियॉन साइंस की रोशनियां बिखरी हुई थीं। लैला मेरे बिल्कुल सांस लगकर चल रही थी। हम किसी खाली टैक्सी के इंतजार में फुटपाथ के किनारे खड़े थे कि 2 आदमी जो शक्लो सूरत में ही बदमाश लगते थे, करीब आकर लैला को हवसालूद नजरों से तकने लगे। मैं खामोश रहा। इतने में गुंडे ने आवाज कसा। लैला ने इसे झाड़ पलाई तो उसने आगे बढ़कर इसके बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फहश गाली दी। मैंने लपक कर गुंडे की गर्दन पर हाथ मारा, वो तो गिर पड़ा, लेकिन इसके साथी ने चाकू निकाल लिया और मुझ पर हमलावर हुआ। अब मैं रिवॉल्वर निकालने पर मजबूर हो गया। मैंने जैकेट में से रिवॉल्वर निकाला ही था कि फर्श पर गिरा हुआ गुंडा भी चाकू निकालकर मेरी तरफ लपका। मैंने फायर कर दिया। गोली दूसरे गुंडे की छाती में जा लगी। खून का फुवारा उबल पड़ा। वो गिरा और दूसरा गुंडा भाग गया। लैला चीख मारकर सिनेमा हॉल की तरफ बढ़ दौड़ी। मैं अकेला रह गया। लोग मुझे पकड़ने के लिए दौड़े तो मैंने हवा में 2 फायर किए। लोग पीछे को घिरे। मैं एक तरफ उठकर दौड़ा। लोग मेरे पीछे शोर मचाते भागे आ रहे थे। मैं सड़क पार करके दूसरी तरफ आया तो यहाँ भी लोग मुझे पकड़ने के लिए मेरी तरफ लपके। मैंने यहाँ एक और फायर कर दिया। वहां एक अफरा तफरी मच गई। ट्रैफिक रुक गई। सिपाही सीढ़ियां बजाने लगे। मैंने एक टैक्सी खड़ी देखी। पिस्तौल दिखाकर ड्राइवर को बाहर निकाला और खुद इसे स्टार्ट करके एक तरफ को भाग खड़ा हुआ। मैं तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाता गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ निकल गया। वहां से लेमिंगस्टन रोड पर आ गया। यहाँ एक जगह गाड़ी खड़ी कर दी और चुपके से निकलकर एक तरफ रवाना हो गया। 2-3 बाजार घूमकर मैंने एक टैक्सी पकड़ी और इससे पीला हाउस की तरफ चलने को कहा। पीला हाउस से एक चौक पीछे ही मैं टैक्सी छोड़ दी और यहाँ से 2-3 गंजान बाजारों में से गुजरता हुआ चरनी रोड पर निकल आया। शुरू रात की हल्की रोशनियों और अंधेरों में चलता हुआ मैं हकीम साहब के मितब में आया तो देखा कि वो अकेले बैठे टेबल लैंप की रोशनी में किसी किताब की वर्क गर्दानी कर रहे थे। मेरे चेहरे ही से इन्होंने मेरे अंदर की घबराहट को भांप लिया। मुझे कोठरी में जाने का इशारा किया और खुद भी मेरे पीछे पीछे अंदर आ गए। तुम अपने साथ मुझे भी मरवाओगे। तुम्हें कल शाम आने को कहा था। इन्होंने मुझे किसी कदर डांटते हुए कहा। मैंने इन्हें सूरत हाल बताई तो अपनी गसीली आवाज में दबाते हुए बोले, तुम आवारा लड़कियों के पीछे हमारे मिशन को तबाह करने पर तुले हुए हो। मुझे हेडक्वार्टर तुम्हारी शिकायत करनी होगी। मैंने कहा, मुझसे बड़ी भयानक गलती हो गई है, लेकिन ये सब कुछ एक इत्तेफाक से हुआ है। हकीम साहब बोले, मुझे अफसोस है ये बात तुम्हारे रिकॉर्ड में आ जाएगी। बहरहाल मैं तुम्हें कैंची और सेफ्टी रेजर लाई देता हूं और जितनी जल्दी हो सके अपना सिखों वाला हुलिया बदल लो। वो दरवाजा बंद करके चले गए। चंद लम्हों के बाद इन्होंने मुझे कैंची और शेविंग का सामान ला कर दिया। मैं गुस्ल खाने में घुस गया। जल्दी जल्दी पगड़ी उतार कर सर के बाल काटे, दाढ़ी मुंडी और फिर से क्लीन शेव नौजवान बन गया। हकीम साहब ने मेरे कपड़े खुद कैंची से रेजा रेजा कर दिए। मुझे पहनने को नई पतलून और पुरानी जैकेट दी और कहा, अब तुम्हें कल तक इसी कोठरी में बंद रहना होगा। कल शाम को मेरा एजेंट आकर जो इतला देगा उसके मुताबिक अगला प्रोग्राम तैयार होगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सारी रात और कल का सारा दिन मैं कोठरी में बंद रहा। दूसरे दिन के अखबारों में मेट्रो सिनेमा के बाहर शहर के गुंडे के कत्ल की खबर छपी थी। खबर में यह भी लिखा था कि फायरिंग के बाद कातिल और इसकी साथी औरत दोनों फरार होने में कामयाब हो गए हैं। लैला के फरार का पढ़कर मुझे खुशी हुई। इसमें इस बेचारी का कोई कसूर नहीं था। अगर पकड़ ली जाती तो इसके खानदान पर एक नई मुसीबत टूट पड़ती। दूसरा दिन भी गुजर गया। शाम को हकीम साहब का खास एजेंट इतलात लेकर आ गया। रात को मतब बंद करने के बाद हकीम साहब मेरे पास कोठरी में आ गए। वो मेरे लिए खाना भी लाए थे। मैं खाना खाने लगा। इन्होंने कहा, पूरी तरह से डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी नौरीन की निशानदही नहीं हो सकी।
अपना एजेंट सिर्फ इतनी खबर लाया है कि भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इन दोनों को अहमदाबाद से 80 मील दूर एक कस्बे रखेलपुर से 1.5 कोस दूर पुराने किले में रखा हुआ है, जहां पूना रेजिमेंट की एक कंपनी पहरा दे रही है। मुंह अंधेरे हमारा एजेंट पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में जीप लेकर आएगा। तुम्हें इसके साथ सूरत शहर तक जाना होगा, जो यहाँ से 250 किलोमीटर के फासले पर है। सूरत में वो तुम्हें हमारे एक और आदमी के हवाले करेगा। वो तुम्हें अपनी निगरानी में अहमदाबाद और फिर वहां से कस्बा रखेलपुर तक पहुंचाएगा। रखेलपुर में तुम्हें क्या करना होगा, ये वो आदमी तुम्हें सब कुछ समझाएगा। एक बात याद रखना, तुम्हारा मिशन एक अहम तरीन कौमी मिशन है। अगर अब तुमने कोई गलती की तो तुम जिंदा बचकर वापस पाकिस्तान नहीं जा सकोगे। अपना रिवॉल्वर मुझे दे दो और अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। खाना खाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया। आधी रात के बाद जाकर कहीं आंख लगी। मुंह अंधेरे मुझे हकीम साहब ने जगा दिया। इन्होंने मुझे 1000 रुपये देते हुए कहा, इन्हें अपने पास रखना। अब तुम्हारा नाम अहमद भाई है, बढ़ाइच के रहने वाले हो और बचपन में तुम्हारे माँ बाप मर गए थे। तुम्हारा कोई बहन भाई नहीं। तुम रखेलपुर में नौकरी की तलाश में आए हो। ये मंसूबा तुम्हारे लिए इसलिए बनाया गया है कि तुम गुजराती जुबान रवानी से बोल लेते हो। रखेलपुर में रहकर तुम्हें जो कुछ करना होगा वो हमारा सूरत शहर वाला एजेंट तुम्हें समझाएगा। अब तैयार हो जाओ, जीप आ गई है। हकीम साहब मुझे ड्यूटी में ले आए। यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में दुबला पतला आदमी खड़ा था। हकीम साहब ने मुझे इससे मिलाया और कहा, इंस्पेक्टर साहब आपका शुक्रिया, बस इस यतीम बच्चे को सूरत पहुंचा दें, वहां कोई काम दाम करेगा, यहाँ तो बेकार फिरता है। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर कहा, आप फिक्र ना करें हकीम साहब, मैं इधर ही जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर ने मुझे जीप में पीछे बैठने को कहा और जीप रवाना हो गई। जीप सारी रात सड़क पर चलती रही। रास्ते में सिर्फ एक जगह रुककर हमने एक चाय खाने में चाय का एक एक कप पिया। एक जगह पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका तो पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर सिपाही सलूट मारकर अलग हट गए। सुबह जीप एक छोटे से शहर में पहुंची जिसका अब नाम मुझे याद नहीं रहा। हमने नाश्ता किया। पुलिस इंस्पेक्टर की हर जगह अवभगत होती रही। किसी को भी खबर नहीं थी कि ये शख्स हमारा खुफिया एजेंट है। ताज्जुब की बात है कि इस शख्स ने रास्ते में भी मुझसे मिशन के बारे में एक बात तक ना की थी, बस इधर उधर की बातें करता रहा। दोपहर से कुछ पहले हम सौराष्ट्र के दूसरे बड़े शहर सूरत पहुंच गए, जो एक पुरानी बंदरगाह भी थी। बहुत बड़ा और बारौनक शहर था। पुलिस इंस्पेक्टर मुझे शहर से बाहर मजाफात में बने हुए एक क्वार्टर में ले गया। यहाँ 2-3 पुरानी खटारा कारें बाहर खड़ी थी। क्वार्टर के सहन में एक मजबूत जिस्म का आदमी कमीज और मैली सी पतलून पहने एक इंजन की मरम्मत कर रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर इसने सलाम किया और अपने शागिर्द से कहा कि जाकर बाजार से खाने को मछली वगैरह ले आए। जब लड़का चला गया तो पुलिस इंस्पेक्टर ने इसे कहा, दादा हकीम साहब ने इसे भेजा है, बाकी तुमको सब कुछ मालूम ही है। वो आदमी जिसका नाम दादा था ये इसका लकब था। बोला, कोई बात नहीं, इसका नाम अहमद भाई है ना? हाँ, अब तुम जानो तुम्हारा काम। हम 4 पहियों पर बैठ के शागिर्द मछली और रोटियां लेकर आ गया। हमने डटकर खाना खाया। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर जीप में बैठकर वापस रवाना हो गया। दादा बोला, अहमद भाई रात की गाड़ी से अहमदाबाद चलेंगे, तुम बेशक अंदर जाकर आराम कर लो। मैंने कोई सवाल ना किया क्योंकि सबको मालूम था कि किसको क्या करना है। मैं शाम तक सोता रहा। रात का खाना मैंने दादा के साथ मिलकर खाया। फिर इसने चाय बनाकर मुझे दी और खुद भी एक प्याली लेकर मेरे सामने बैठ गया। इस वक्त वहां सिवाय हम दोनों के और कोई नहीं था। दादा कहने लगा, मैं तुम्हें रखेलपुर ले जाकर फिरोज भाई से मिलाऊंगा। वो मेरा चचा है और रखेलपुर में इसकी अपनी छोटी सी जमींदारी है। वो मेरे बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता कि मैं इसका भतीजा हूँ और सूरत शहर में मोटर मैकेनिक हूँ और अकेला रहता हूँ। तुम भी इससे हरगिज़ अपने मिशन के बारे में कोई बात ना करना। मैंने कहा, मुझे वहाँ क्या करना होगा? दादा बोला, वही अब बताने लगा हूँ। मेरा चचा फिरोज भाई तुम्हें रखेलपुर कस्बे के पोस्ट ऑफिस में किसी किस्म की छोटी मोटी नौकरी दिलवा देगा। तुम्हें वहाँ रहने को एक कोठरी भी मेरे चचा की हवेली में मिल जाएगी। कस्बे का वही एक डाकखाना है, वहाँ से हफ्ते में 2 बार इसी पुराने किले को डाक जाती है, जहाँ हमारी इतला के मुताबिक पूना रेजिमेंट की कंपनी मुकीम है और जिसने डॉक्टर अफरीदी और इसकी बेटी को वहाँ छुपा रखा है। कोशिश की जाएगी इस हर कार्य की नौकरी ही तुम्हें मिले।
इससे आगे तुम्हें खुद सुराग रसानी करके डॉक्टर अफरीदी और इसकी बेटी का पता चलाना और फिर इन्हें वहां से निकाल कर यहाँ मेरे क्वार्टर में ले आना है। ये काम अब तुम्हारी महारत, वतन दोस्ती, बहादुरी और दानिशमंदी पर मुश्तमिल है। वहां जाकर क्या सूरत हाल हो मुझे इसका इल्म नहीं। बहरहाल तुम्हें हर सूरत में इंतहाई होशियारी से काम करना होगा। चाहे तुम्हें वहां दर्जन भर खून भी करने पड़े, तुम्हें डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी को वहां से निकाल लाना है। वो पाकिस्तान का विरसा और सरमाया है। हम रात को गाड़ी से अहमदाबाद रवाना हो गए। सूरत से अहमदाबाद का फासला 200-300 किलोमीटर है। ट्रेन भी एक्सप्रेस थी। इसने हमें दूसरे दिन कोई 9 बजे सुबह अहमदाबाद पहुंचा दिया। हमने स्टेशन के सामने एक होटल में बैठकर नाश्ता किया। हम वहाँ गुजराती जुबान में ही बोल रहे थे। यहाँ से एक तारा बस में सवार होकर कस्बा रखेलपुर की तरफ चल पड़े। 80 मील का ये फासला बस ने रास्ते में कई जगह आराम करने के बाद 4 घंटों में तय किया। रखेलपुर हरी भरी खेतों, ऊंची नीची सरसब्ज पहाड़ियों और घास के मैदानों और घने दरख्तों पर घिरा हुआ एक कस्बा था। इसकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा थी कि यहाँ गन्ना और कपास की फसल बहुत होती है। मैं अपने रहनुमा के साथ इसके अधेड़ उमर चचा फिरोज भाई की हवेली में दाखिल हुआ तो हमारी बहुत आवभगत हुई। फौरन मुर्गियां ज़िबा कर दी गईं और घर में पराठे पकने लगे। बड़े मज़े से खाना खाया। दादा ने अपने चचा फिरोज भाई को मेरे बारे में वही कुछ बताया जो उसने मुझे बताया था। फिरोज भाई अपनी खचखची दाढ़ी खुजाते हुए बोला, अरे इस लोंडे को सूरत में कोई काम नहीं मिला। दादा बोला, चचा ये गांव में काम करना चाहता है। लड़का बड़ा शरीफ और मेहनती है। 10 जमातें पढ़ा हुआ है। डाक खाने में लगा दो। इसको पहले इस काम का तजर्बा भी है। बड़ाइच में ये डाक बाबू रह चुका है। फिरोज भाई ने कहा, अच्छा किशन दास से बात करूंगा। किशन दास कस्बे के पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर था। नहाय शरीफ और जान मरंज आदमी था। फिरोज चचा से इसकी बड़ी दोस्ती थी। दूसरे रोज फिरोज चचा मुझे इसके पास लेकर गया। किशन दास पोस्ट मास्टर ने चाय मंगवाई। फिरोज चचा ने मेरी बात की तो उसने मुझे सर से पांव तक देखा और बोला, फिरोज भाई तुम्हारा कहा मैं नहीं टाल सकता। इस वक्त मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं है। यहाँ का स्टाफ ही कितना है, लेकिन तुम आए हो तो मैं इसे पीकर रख लेता हूँ। मगर ये शहर तो नहीं भाग जाएगा। ये सारी बातें गुजराती जुबान में हो रही थी। मैंने फौरन बड़े अदब से कहा, बापूजी मैं तो बस आपके चरणों में ही रहूंगा। किशन दास पोस्ट मास्टर हंसकर बोला, बाबा रहना हो तो तुम फिरोज भाई के चरणों में। फिरोज चचा बोला, क्यों नहीं किशन दास, ये मेरी हवेली में रहेगा, मैं इसके जुम्मा लेता हूँ। मुझे इस छोटे से पोस्ट ऑफिस में स्पीकर की नौकरी मिल गई। पोस्ट ऑफिस की छत ढलानी थी। सामने एक बरामदा था जिसमें एक बेंच बिछा था। दफ्तर में 2 कमरे थे। एक में स्टोर था और दूसरे बड़े कमरे में पोस्ट मास्टर किशन दास, 2 क्लर्क, एक मुंशी और एक पिकर बैठते थे। लिफाफों, पोस्ट कार्डों और पार्सलों पर खटाखट मोहरें लगाई जा रही थी। छत खस्ता हाल थी। फर्नीचर पुराना हो चुका था। बारिश ने बरामदे के फर्नीचर की कई ईंटें उखाड़ दी थी। हमारा एजेंट दादा चला गया। मुझे फिरोज चचा ने अपनी पुरानी हवेली के पिछवाड़े सहन में एक कोठरी दे दी। वहां मेरे लिए बिस्तर लगा दिया गया। फिरोज चचा ने कहा, अहमद भाई नौकरानी तुम्हारे लिए खाना पका दिया करेगी। तुम तनख्वाह में से इसे राशन खरीद कर दे दिया करना। अभी जब तक तनख्वाह नहीं मिलती तुम्हारा खाना हमारे यहाँ से ही आ जाया करेगा। मैंने पोस्ट ऑफिस जाना शुरू कर दिया। मेरे चार्ज लेने के तीसरे ही रोज एक डाकिया पुराने किले वाली रेजिमेंट की डाक का थैला लेकर साइकिल पर चल दिया। मालूम हुआ कि वाकई पुराने किले में हफ्ते में 2 बार डाक जाती थी। मैं खामोशी से अपना काम करता और छुट्टी के वक्त अपनी कोठरी में आकर पड़ा रहता। हवेली से नौकर रोटियां और साग वगैरह लेकर आ जाता। मैंने अपने हुस्न सलूक और शराफत से दफ्तर के सारे आदमियों को अपना गर्विदा बना लिया। मेरे पास 1000 रुपये मौजूद थे जो मैंने कोठरी में अपने सराहने के अंदर छुपा रखे थे। अपनी ईमानदारी का सिक्का बैठाने के लिए मैंने एक रोज 10 रुपये का नोट खुद ही पोस्ट ऑफिस के बरामदे में एक तरफ बींच कर नीचे गिरा दिया। फिर खुद ही इसे उठाकर पोस्ट मास्टर किशन दास के पास ले गया। बाबूजी ये 10 रुपये का नोट मुझे बेंच के पास पड़ा मिला है, जिसका हो इसको दे दीजिएगा। पोस्ट मास्टर मेरी दयानतदारी से बेहद मुतासर हुआ। इसने मुझे शाबाश दी और सारे स्टाफ के सामने मेरी ईमानदारी की तारीफ की। जो डाकिया हफ्ते में 2 बार रेजिमेंट की कंपनी की तरफ डाक लेकर जाता था, इसका नाम लाखन देसाई था।
बेचारा कमज़ोर सा आदमी था, उम्र 40 से ऊपर हो गई थी। कस्बे के ही बुसीदा मकान में बाल बच्चों के साथ रहता था। छोटा सा एक खेत भी था जहाँ थोड़ी बहुत तरकारी और अनाज पैदा हो जाता था।